मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था गॉस लॉ और मुझे लगता है कि आपने उसको अच्छे से देखा होगा और आपने उसको अंडरस्टैंड भी किया होगा। कई बार उसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको आपको समझने के लिए वीडियोस को देखना पड़ेगा और आप कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सिंपल कोई टॉपिक नहीं है, इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कठिन है, इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा ना डायमेंशनली इसमें जो डायग्राम वगैरह है उसको विजुअलाइज करना है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप ना इसमें 3 डायमेंशनल एक ओरिएंटेशन अपने दिमाग में डेवलप करो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बार बार आप उसको रिवाइज करो। अभी देखो कितना अच्छा है। इसमें फायदा क्या है कि जो मैंने बातें आपको समझाई उसको आप कई बार सुन सकते हो। एक दो इसका बहुत बेनिफिट भी है। अगर देखा जाए कि इस तरीके से जो हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, इसका बहुत सारा फायदा भी है कि आप चीजों को बार बार सुन सकते हो। तो जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स मान लो एक बार में क्लियर ना हो तो आप उसको फिर से सुनोगे। तो इस तरीके से, लेकिन आपको सिंसियर होना पड़ेगा और सिंसियरिटी चाहिए, ठीक है ना। मैं रोज मोटिवेट आपको नहीं कर रहा, लेकिन आपको ना खुद को समझाना होगा भाई। केवल ये टेंशन लेने से कि बाहर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, यार सीधी सी बात है, बुक तुम्हारे पास है, वीडियोस तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो आप पढ़ाई करो ना। इतना क्यों सोचना है किसी चीज के बारे में। तो आप बार बार चीजों को देखो और कंटिन्यूटी में, ये नहीं कि एकदम आज पढ़ा 2 दिन छोड़ दिया, फिर पढ़ा फिर 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं। जिस सीक्वेंस में लेक्चर का जो नंबरिंग है 1, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो 1 से लेके कल वाला 22 था, तो आप ना सीक्वेंस में देखो, है ना। कोई भी लिंक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम लोग को आज क्या सीखना है? हम लोग को सीखना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो देखो गॉस लॉ का एप्लीकेशन, तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन सीखने से पहले मैं आपको कुछ कल वाला रिकैप कर देता हूं, क्योंकि आपकी आदत नहीं होती है कि आप चीजों को ढंग से याद करके आते होंगे। तो देखो पहले कि हमने कल क्या सीखा। हमने यही सीखा कि ये जो गॉस लॉ है ये हमें फ्लक्स निकालने का एक अलग मेथड बताता है जो बहुत आसान है। क्या सीखा था उसमें हमने? फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब ये बात कल से भी बोली जा रही है कि जो गॉस लॉ है ये एप्लीकेबल है सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर जो है उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। ये गॉस लॉ है, सिंपल सा बात है। ये बताया था आपको हमने। और याद करो आपको क्या बताया था कि सरफेस क्लोज होना चाहिए, उसका साइज और शेप कुछ भी हो सकता है ना। चलो उसके बाद जो चार्ज के बारे में एक चीज और बताया था आपको कि जो भी चार्जेस होंगे सरफेस के अंदर, जो भी चार्जेस होंगे उन सभी को कंसीडर करोगे, लेकिन उनके साइन का भी ध्यान रखोगे। जैसे याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालते समय बार बार मैंने बोला कि उनके साइन के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज है, उनका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन फ्लक्स अपना क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि चार्ज को आप किसके साथ लेंगे? साइन के साथ। ओके, तो चार्ज को आप साइन के साथ लेंगे, जो कल हम लोग जान चुके हैं। अच्छा, फिर इसको फ्लक्स को कैलकुलेट करने का एक अपना पुराना तरीका क्या था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए, है ना। जिस सरफेस के थ्रू निकालना है वहां एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट करके अब पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ जाएगा, नहीं रहेगा तो अंदर ही रहेगा। लेकिन क्लोज सरफेस के लिए हमने एक यहां पे कल सिंबल आपको सिखाया था, और वो सिंबल क्या था? ये सर्कल लगा देना। इससे कोई बहुत मीनिंग नहीं निकलता है कि बहुत कुछ नया करना होगा। आप जो इंटीग्रेशन जानते हो वही करोगे, लेकिन इस सर्कल से क्या होगा कि ये जो इंटीग्रेशन होगा
ओवर द क्लोज सरफेस। तो ये दोनों ही मेथड, ये गॉस ने दिया, ये पुराना वाला मेथड है, लेकिन जो फ्लक्स की वैल्यू निकल के आएगी इन दोनों से सेम निकल के आएगी। और ये इजियर क्यों है? क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सरफेस के अंदर टोटल चार्ज को देखना है, एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देना है। इसमें क्या है कि इसमें आपको डॉट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, तो सम टाइम ये आपको इजी लगेगा, कभी कभी ये भी आसान लगेगा, है ना। वो सिचुएशन पे हम लोग देख लेंगे। तो देखो ये दोनों चीज, दोनों इक्वेशन कल हम लोग जाते जाते समझ के गए थे। अब जो है आज का जो एप्लीकेशन है गॉस का, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उनका रिलेशन यहीं से हम डेवलप कर देंगे। सबसे पहली बात, गॉस लॉ के एप्लीकेशन क्या है? तो इसके दो एप्लीकेशन है, इसके दो एप्लीकेशन है। एक तो बहुत ऑब्वियस है कि एक क्लोज सरफेस के फ्लक्स को निकालने में यूज आता है, लेकिन दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट है वो किससे आया था? तो याद करो कल हमने 1 और 2 को LHS सेम है तो हमने RHS को इक्वेट करके एक इक्वेशन लिखा था। याद करो कल के लेक्चर को कंक्लूड करते समय हमने ये इक्वेशन लिखा था, E डॉट dA इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो इक्वेशन है इस पे आज बात की जाएगी। दिस इज नॉट ए न्यू इक्वेशन, इन दोनों से ही ये बना है, लेकिन इसमें अपने को फायदा होगा। कोई कैसे फायदा होगा? तो भाई देखो, आप RHS में Q है, एप्सिलॉन है, LHS में एरिया है, लेकिन LHS में इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है। और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसके सरफेस पे आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये तीन क्वांटिटी यानी इधर का एरिया, इधर का चार्ज, इधर का एप्सिलॉन नॉट अगर अपने को नोन होगा तो दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाओ, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि चार क्वांटिटीज में Q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट एरिया वेक्टर अगर अपने को पता है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक भी पहुंच सकते हैं। इस आर्ग्यूमेंट से ही आपके गॉस के एप्लीकेशन के 2 पॉइंट्स यहां बनेंगे जो मैं लिख रहा हूं। तो एप्लीकेशन नंबर 1, यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। नंबर 1 में यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नंबर 2 में जो कि क्वाइट ऑब्वियस है, यूज्ड फॉर the calculation of electric flux through closed surface। तो देखो, तो गॉस का 2 फायदा हो गया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में और दूसरा फ्लक्स, तो आप जानते ही हो फ्लक्स निकालता ही है। इस पे तो बात कर ही चुके हैं हम लोग, लेकिन इस पे आज हम लोग प्रॉब्लम ढेर सारा करेंगे। नंबर 2 पे प्रॉब्लम करेंगे आज, और नंबर 1 को आज समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ये बताता है, क्या क्या कंडीशंस है। नंबर 1 को सीखेंगे कि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करता है। ये आपका एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन क्यों आया वो मैंने आपको इस इक्वेशन से समझा दिया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके पहले एप्लीकेशन के साथ। तो बच्चों यहां पे हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो देखो, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में कुछ केसेस में जहां सिमेट्री इन्वॉल्व है वहां ये फार सुपीरियर देन कूलम्स लॉ है। अब उसकी मैं वजह भी बताऊंगा कि ये किसी किसी कंडीशन में कूलम्स लॉ से बेहतर क्यों है कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो खैर उस चीज को मैं बाद में पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करता है। जैसे देखो, मान लो कि टोटल 3 चार्जेस हैं, Q3, ठीक है, और एक
क्लोज सरफेस है। अब जानबूझ के मैंने इसका साइज को रैंडम बनाया ताकि आप ये ना आपके दिमाग में गलतफहमी आ जाए कि ये सिमेट्रिकल सरफेस यानी स्फीयर के लिए वैलिड होता है। गॉस इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ सरफेस, बट एक कंडीशन क्या है, क्लोज होना चाहिए। अच्छा, जिस सरफेस के लिए हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं उस सरफेस का नेम मैंने कल भी बताया था आपको, उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस का ही नाम हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई, तो अब देखो यहां पे दो चार्ज तो सरफेस के अंदर है और एक चार्ज बाहर है। अब अगर केवल फ्लक्स निकालने को बोलेगा फिर तो कुछ करना नहीं है, आपको भी पता है फ्लक्स निकालने के लिए करना क्या है, सीधा सा अंदर में चार्ज दो ही चार्ज हैं Q1 Q2, तो दोनों चार्ज को ऐड कर दो Q1 प्लस Q2 और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया फ्लक्स। Q3 से फर्क पड़ता नहीं है अपने को। तो गॉस अगर यहां सिर्फ हमको फ्लक्स निकालना होता तो बहुत आराम से लोग निकाल सकते थे, लेकिन मेरे को अगर पूछ ले कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो कैसे निकलेगा, तो सोचो अब ये चार्जेस हैं 1 2 3। अब आपको मैंने पहले ही बोला कि ये फ्लक्स, ये EFLS, ये गॉस, ये सब तो हाइपोथेटिकल है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ी पता कि मैं ये चार्ज बाहर में है ये अंदर है। तो अगर कोई पॉइंट देखोगे P, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज P, तो इस पॉइंट पे इस प्लस Q1 का भी इफेक्ट होगा, Q2 का भी इफेक्ट होगा, Q3 का भी इफेक्ट होगा। तो मान लो इन तीनों के इफेक्ट से यहां पे नेट फील्ड जो है, ठीक है ना, नेट फील्ड किसी डायरेक्शन में आया इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे। ध्यान से समझो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये रिजल्टेंट फील्ड है, सिर्फ उस चार्ज की वजह से नहीं जो अंदर में है। काफी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चार्ज अंदर में है और जो चार्ज बाहर में है, सभी की वजह से ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ठीक। अब क्या करो, उस पॉइंट पे एक छोटा सा, क्योंकि फील्ड तुम समझ ही रहे हो कि हर एक पॉइंट पे, इस क्लोज सरफेस पे हर एक पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट होगा क्योंकि पॉइंट चार्ज है, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो पहले हम लोग छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे d∅, और d∅ की वैल्यू क्या होगी E, और देखो यहां छोटा सा एरिया कट किया, अब इसका छोटा सा एरिया वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा dA। तो अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, खैर, तो सीधा E डॉट dA। अब इस पूरे सरफेस के लिए अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो ऐसे ही छोटे छोटे फ्लक्स को क्या करना होगा, इंटीग्रेट। इसका मतलब है कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू d∅, और तुमको मैंने बताया था कि अब यहां पे एक सर्कल लगाओ जो ये बताएगा कि इंटीग्रेशन इज डन फॉर क्लोज्ड सरफेस। नाउ d∅ की जगह आप क्या लिखोगे, d∅ की जगह आप लिखोगे E डॉट dA। लेकिन आप समझते हो ना, हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत मुश्किल काम है। जितना आराम से लिखते चले जा रहे हैं ना हम लोग, ऐसा है नहीं भाई, बहुत मुश्किल है यार हर एक जगह। लेकिन इस इक्वेशन का ये जो नेट फ्लक्स है ये निकालना बहुत आसान काम है, क्योंकि नेट फ्लक्स तो सीधा हो जाएगा गॉस के लॉ से, टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके जगह तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E डॉट dA। अब सोचो LHS पता है, इधर ये भी मेरे को पता है पूरे सरफेस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका कैलकुलेट हो ही जाएगा। और यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, और मैं भी करके भी दिखाऊंगा एक एग्जांपल में। लेकिन आप ये समझो, कोई अगर आपसे पूछे तो उसको आप ऐसे एक्सप्लेन करना कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। अब यहां पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, इस इक्वेशन में देखो कि इधर जो हमने लिखा है
ये सिर्फ वो चार्ज हैं, चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस फील्ड, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द सरफेस एज वेल एज चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस। ध्यान सुन लो, इक्वेशन के इस तरफ जो लिखा हुआ है नेट चार्ज, वो तो चार्ज वही होगा जो अंदर में होगा, लेकिन ये फील्ड जो यहां कंसीडर आएगा, ये जो फील्ड का आंसर आएगा वो नेट फील्ड का आएगा इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस present inside the surface as well as outside। as well as का मतलब हो गया अंदर वाले की वजह से भी और बाहर वाली वजह से। मतलब ये जो फील्ड है नेट फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EF, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों गॉस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी भी ये थ्योरेटिकल बात ही है। अब इसका मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा, तब आपको लगेगा कि ये कैसे यूजफुल है। ओके, तो आप इसको राइट डाउन करो, फिर मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं। तो दोस्तों अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कूलम लॉ से इसका आंसर होता है Q/4πε0r²। लेकिन हम लोग बस यहां लर्न करना चाह रहे हैं कि गॉस लॉ का यूज करके कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। तो जैसे मान लो कि ये पॉइंट चार्ज है ना, यहां हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया। इसमें हम लोग गॉस लॉ का यूज करेंगे। अब देखो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कूलम लॉ से, लेकिन मैं आपको बस सबसे पहला जिस आंसर को आप जानते हो उसके थ्रू सिखाऊंगा, फिर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट चार्ज ले लो प्लस Q। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इससे r डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा। तो कूलम से तो बहुत इजीली बना सकते हैं हम लोग। यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख के उसके ऊपर फोर्स निकाल लेंगे और उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर वही हमारा Q/4πε0r² आ जाएगा। लेकिन नहीं, आज हम लोग को कूलम्स लॉ यूज नहीं करना है। मैं आपको गॉस के थ्रू इसका आंसर निकाल के दिखाता हूं। देखो गॉस लॉ से कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले काम करो, समझना सही से, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां से आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। गॉसियन सरफेस का मतलब क्लोज सरफेस। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट से पास होता हुआ एक क्लोज सरफेस यानी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। सवाल यह है कि कैसा गॉसियन सरफेस हो। जैसा मन हो वैसा ड्रॉ कर सकते हो। तो जवाब है कर तो सकते हो। जैसे अगर मान लो हमारा मन है कि हम लोग यहां पे इसको ऐसे ऐसे सरफेस ड्रॉ कर दें, कोई पूछेगा ये सरफेस क्या गॉसियन होगा? ऑफ कोर्स होगा। लेकिन दिक्कत दोस्त ऐसा है कि इस प्रकार के सरफेस पे, इस टाइप के सरफेस पे
आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक अजीब सा स्ट्रक्चर है, हर जगह छोटा छोटा डीए लेना पड़ेगा। अब वो डीए लेने से क्या दिक्कत आ गई कि तुम सही से, आखिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी तो हमें ही करना है। तो यहां पे ये सोचना है कि सरफेस ऐसा लो जो सिमेट्रिकल हो, एक सिमेट्री रखे, ताकि एक पॉइंट पे भी कैलकुलेशन हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए, आसान। मतलब कि एक पॉइंट पे भी कैलकुलेट कर ले तो उसको इंटीग्रेट कर सके। तो ऐसा सरफेस जो यहां पे अपने को समझ में आ रहा है वो एकमात्र है कि आप उस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ कर दो। क्योंकि स्फीयर ड्रॉ करने का क्या फायदा होगा, ध्यान से देखो। अगर हम लोग स्फीयर ड्रॉ करते हैं, तो स्फीयर ड्रॉ करने का क्या फायदा होगा, सो देखो। नंबर 1, एक तो स्फीयर के हर पॉइंट का डिस्टेंस यहां से सेम है, तो फील्ड की जो भी वैल्यू P पे होगी, हर एक जगह मैग्नीट्यूड के हिसाब से फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। दूसरी बात, अगर तुमने यहां पे छोटा सा एरिया वेक्टर लिया DA आउटसाइड, तो आपको पता है कि प्लस क्यू यहां पे फील्ड भी जो प्रोड्यूस करता है, EFLS इसका याद करो, वो भी आउटवर्ड ही होता है। और ये बात हर एक पॉइंट पे वैलिड है, DA, और यहां भी फील्ड बाहर। यहां भी अगर बात करें तो DA आउटसाइड और फील्ड भी बाहर। तो यहां एक फायदा ये होगा कि देखो कि हर जगह E और DA का डायरेक्शन सेम, पहली बात। तो सभी जगह cos थीटा में थीटा की जगह 0 पुट करने का मौका मिल जाएगा आपको। दूसरी बात यह है कि फील्ड का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, सेम। तो दोस्तों इस केस में कैलकुलेशन इजी होगा। तो मेरी बात सुनो, जो मैं लिखवाऊंगा भी, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते समय रूल के मुताबिक एक और एज पर रूल आप कोई भी आकार ले सकते हो, कोई भी शेप ले सकते हो, लेकिन आपको इस समय ध्यान रखना है कि वो सारे कैलकुलेशन भी किसको करना है, आप ही को करना है। तो आप कैलकुलेशन करते समय आपको जब हम ही को कैलकुलेशन करना है तो सरफेस हम कैसा लेंगे, सरफेस हम सिमेट्रिकल लेंगे कि कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो जाए। अब देखो कैसे आराम से हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अभी हमने सीखा E.DA equals to Q inside by epsilon naught from Gauss law, तो गॉस लॉ से हम लोग ये लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ो, फिर यहां पे हम लोग लिख सकते हैं EDA cos 0। क्यों लिखा भाई 0, क्योंकि E और DA का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और वो हर एक जगह पे ही सेम है। इधर Q इनसाइड, तो देखो इस गॉसियन सरफेस पे इसका नाम लिख दो, ये अपना हो गया गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज मौजूद है वो तो सिर्फ Q है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये cos 0 कितना हो गया, 1। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। अब देखो फायदा हो गया, क्यों बाहर आ जाएगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और हर एक पॉइंट पे E का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अगर तुमने स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं लिया हुआ होता, क्यूब ले लेते, कुछ और ले लेते, तो आपको E बाहर नहीं आ पाता, E को आउट नहीं कर पाते, तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती। लेकिन हम लोग इसको बहुत आराम से बाहर कर लेते हैं। E आ गया बाहर, समझ में आया ना बच्चों, E क्यों बाहर आ गया, क्योंकि E मैग्नीट्यूड है और हर एक पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, सेम। अब अंदर में क्या है, DA इधर cos 0 हो गया 1 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये DA क्या है, DA आपका एरिया है। तो आप इस स्फीयर के छोटे छोटे एरिया को जोड़ दोगे तो अल्टीमेटली इसका जो टोटल एरिया आएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया यही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप सीधा यहां पे लिख दो फिर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और बहुत इजीली
आप लिख सकते हो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ गया, जिसको आप हम लोग E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो आप देखो कि ये सेम रिजल्ट आपका पॉइंट चार्ज का कूलम से भी आया था, E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई। अभी देखो हमने यहाँ पे कोई कूलम लॉ नहीं लगाया, कोई फोर्स का यूज नहीं किया, सिर्फ E इक्वल्स टू आपका E डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट किए और हम लोग को यहां से आंसर आ गया। तो इसमें टेक्निक क्या था, ये गॉसियन सरफेस का स्ट्रक्चर। तो देखो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, ये दिमाग लगाने के लिए आपको इन लाइंस का ख्याल करना होगा। अब ये लाइंस याद है ना आपको, ये लाइंस जो होती हैं EFLS। तो आपको जब भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो आपको पहला जो डिसीजन लेने में जो समस्या आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, वो ये कि गॉसियन सरफेस का शेप क्या होना चाहिए, उसकी आकार क्या होनी चाहिए। तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसके लिए EFLS ड्रॉ करना जानते हैं। EFLS से तुम समझ रहे हो कि बीच में पॉइंट चार्ज है और स्पेस में हर एक तरफ आपका फील्ड जा रहा है, तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही इसके लिए सिमेट्री का रोल प्ले करेगा। समझ गए ना? तो ये आप ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर कैसा लेना है गॉसियन सरफेस का। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आप इसको लिख लो एक बार। तो नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinite rod। चलो अब ये कैलकुलेशन हम लोगों ने कर रखा है कूलम लॉ से। क्या था याद करो, हमने इसका फॉर्मूला निकाल रखा है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक इनफाइनाइट रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम लॉ में हमने ये कैलकुलेट कर रखा है। लेकिन आपको अगर वो डेरिवेशन याद होगा, और याद होना चाहिए क्योंकि आपके बोर्ड में भी वो आ सकता है उसका डेरिवेशन का पूरा प्रोसेस। बाकी रिजल्ट तो आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो आपको अगर वो रिजल्ट याद होगा और उसका प्रोसेस याद होगा, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने पड़े थे हमें। और आज जो है हमें गॉस लॉ को अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो गॉस लॉ को यूज करने पे आप देखेंगे इसको हम लोग बहुत कम मैथमेटिक्स का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनना इसको। देखो आपको याद होगा कि इनफाइनाइट रॉड का स्ट्रक्चर बनाते समय मान लो ऐसे ऐसे हमने प्लस प्लस दिखा दिया चार्ज, इसकी चार्ज डेंसिटी हो गई लैम्डा, ऊपर ये डॉट लाइन दिखा दिया। डॉट का मतलब तो समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक ऊपर, इनफाइनाइट तक नीचे। मेरे से क्या पूछ रहा है, तो मेरे से पूछा जा रहा है कि ये रहा पॉइंट P। अब पॉइंट P पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कूलम वूलम भूल जाओ मतलब अभी के लिए याद तो रखना ही है आपको। आप यहाँ टेस्ट चार्ज मत रख देना, टेस्ट चार्ज नहीं रखेंगे, हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ कहता है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वहां से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस लो। यानी जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट से पास होता हुआ क्या लेना है, एक गॉसियन सरफेस। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, एक पॉइंट चार्ज को सराउंड करने के लिए भी हमने लिया था एक स्फेयर, स्फेयर क्लोज कर दिया था। तो अब आप सोचो कि इस
रॉड को सिमेट्रिकली सराउंड करने के लिए, चारों तरफ से इसको सराउंड करने के लिए कैसा क्लोज सरफेस लोगे? सोच के देखो। तो जवाब बहुत सिंपल है और जो आपके दिमाग में आ भी रहा होगा। आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि सर ऐसा कीजिए, इसको एक सिलेंडर से सराउंड कर दीजिए। देखो मैं ढंग से बना रहा हूं, आप देखो थोड़ा, और फिर मैं बताऊंगा कि मैंने सिलेंडर क्यों लिया और कैसे ये दिमाग में आया। ये आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया। अब ये सिलेंडर पॉइंट पी से भी जा रहा है और ये रॉड को सराउंड भी कर रहा है। सिलेंडर इसलिए ले लिया क्योंकि आपको इस रॉड का EFLS यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद होगा कि ये रॉड के लेंथ पे परपेंडिकुलर होता है ना भाई? देख लो आप। सिलेंडर लेने का क्या फायदा होगा? अब लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सीधा कर देता हूं। सीधा ड्रॉ कर देते हैं इसको। ठीक, देखो गॉसियन सरफेस कंसीडर करने का पहला क्राइटेरिया यही था कि साइज और शेप लेते समय ध्यान रखना है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें ही करना है। तो आप सोचो, अगर हमने एक सिलेंडर ले लिया ऐसे और सिलेंडर के सेंटर से रॉड पास कर रहा है, तो रॉड से सिलेंडर के वॉल का जो डिस्टेंस होगा, दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर ये मान लो रॉड है और ये सिलेंडर इसको सराउंड किया है, अपने दिमाग में इमेजिन करो कि ऐसे अगर सिलेंडर है और बीच में रॉड है, तो सिलेंडर के सरफेस का हर पॉइंट की दूरी इससे सेम होगी। तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपने E अज्यूम किया है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E के बराबर होगी। तो जो मैग्नीट्यूड वाली बात है, मान लो यहां पे अगर तुमने E लिया, तो ये सारे पॉइंट्स पे क्या हो जाएंगे? E, क्योंकि दे आर एट सेम डिस्टेंस। इधर भी यही हो जाएगा और आपके तरफ भी। ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना। तो इस तरीके से हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। अब जब ये सिलेंडर है तो ये डिस्टेंस मान लो R है, ये R इस सिलेंडर के रेडियस का काम करेगा और सिलेंडर की लेंथ मान लो L है। रॉड की लेंथ तो इनफाइनाइट है, लेकिन सिलेंडर की लेंथ कितनी होगी? L। ओके, चलो अब हमें देखना है। तो देखो, इस सिलेंडर के लिए हम लोग लिख सकते हैं E डॉट dA इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्वेशन कहां से आया? फ्रॉम गॉस लॉ, गॉसेस लॉ। तो E डॉट dA का मतलब क्या हो गया? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिलेंडर में आप ध्यान देना, किसी भी सिलेंडर में कोई भी डब्बा, सिलेंडर मतलब क्या? डब्बा। कोई डब्बा आपके दिमाग में अगर आ रहा हो तो उस डब्बे में 3 सरफेस होते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्क्राइब किया है कि एक ऊपर वाला ढक्कन हो गया कैप, एक नीचे वाला कैप और बाकी कर्व्ड सरफेस। तो देखो यहां पे भी हमने जो ड्रॉ किया है उसमें ये एक सरफेस हो गया जिसका एरिया वेक्टर ऊपर हो गया। कैसे भाई? तो अगर ये सरफेस है, मैं यहां इसको सेट कर देता हूं, तो इसका एरिया वेक्टर तो आपको पता है ना, क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर जो होता है वो आउटवर्ड होता है। तो ऊपर वाला फ्लैट एरिया का, ऊपर वाला जो फ्लैट सरफेस है उसका एरिया वेक्टर किधर हो गया? ऊपर। और नीचे वाला जो आपका फ्लैट सरफेस है, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया? नीचे। ठीक, और तीसरा हो गया ये कर्व्ड सरफेस, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा दिस साइड। अब इसमें आप छोटा छोटा एरिया करके भी काम कर सकते हो। तो मान लो मैं एक बार मैंने लिख दिया A3। तो अब आप देखो, इस सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 और नंबर 2 का फ्लक्स हो जाएगा 0। जैसे मैं इस पूरे को इस तरीके से भी लिख सकता हूं,
टोटल फ्लक्स है ना भाई, तो टोटल फ्लक्स की जगह लिख देता हूं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें φ1 क्या हो गया, जीरो। φ1 जीरो क्यों हुआ, तो φ1 जीरो इसलिए हुआ क्योंकि φ1 में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई φ1 क्या हो गया आपका जीरो। φ2 जीरो क्यों हुआ, तो φ2 इक्वल्स टू अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, क्योंकि देखो एरिया वेक्टर नीचे है, अब फील्ड किधर है, इधर, तो एंगल कितना बन रहा है, दिस एंगल इज 90, तो ऑटोमेटिकली φ2 का भी वैल्यू क्या आएगा, जीरो, क्योंकि आपको पता है ना एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है, एंगल अगर 90 का एंगल बन गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। चलो तो दो तो जीरो हो गया। अब सिर्फ बात किसकी रह गई, इस सिलिंड्रिकल सरफेस की। तो सिलिंड्रिकल सरफेस का, तो सिलिंड्रिकल सरफेस पे देखो एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो सीधा आप लिख सकते हो E इंटू A3 इंटू कॉस जीरो। क्यों कॉस जीरो लिखा हमने, क्योंकि सिलेंडर के जो ये कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड और फील्ड भी किधर होगा, आउटवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो। तो φ3 की जगह, ये φ3 की जगह हम लोग लिखेंगे E A3 cos जीरो और Q इनसाइड। अब Q इनसाइड पे बात की जाए, आप ये बताओ कि ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ का है, ध्यान से सुनना, ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर रॉड का उतना ही लेंथ होगा जितना आपने इस सिलेंडर का लेंथ लिया है। इस सिलेंडर का पहले नाम रख लो, नाम हो गया गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस की लेंथ देखो कितना लिया है, L, तो ये पूरे रॉड में से सिर्फ L हिस्सा इस सिलेंडर के अंदर है, तो चार्ज इनसाइड कितना हो गया, तो चार्ज इनसाइड हो गया लेंथ यानी L इंटू डेंसिटी। आप तो जानते हो ना चार्ज बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो Q इनसाइड इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। यह आया समझ में आपको, Q इनसाइड इक्वल्स टू L मल्टी, फिर सुन लो एक बार, इनफाइनाइट रॉड है तो इनफाइनाइट लेंथ क्यों नहीं लिए, नहीं ले सकते। गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज निकालना है तो रॉड की सिर्फ वही लेंथ लेंगे जो उस सरफेस के अंदर है, और वो कितना है, L, और लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। आ जाओ यहां लिख दिया हमने लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये cos जीरो कितना हो गया, तो cos जीरो हो गया आपका 1, तो खत्म, ये 1 हो गया, ये हो गया A E और A3 देखो ये कर्व सरफेस है, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस का फॉर्मूला याद करो, 2 पाई R इंटू L, ये सिलेंडर के कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई R इंटू L, आपको याद होगा मैथमेटिक्स में, इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखो L और L हो गया कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो कि हमारा प्रीवियसली देखो हमने पहले ही लिख रखा है कूलम लॉ से, और देखो कितना आसानी से आ गया। उसमें भी आप लोग, इसमें भी थोड़ा टाइम तो लगा, अरे टाइम ये जीरो रो आपको समझाने के लिए लगा, अदरवाइज आप तो देखो अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे जब गॉस लॉ के, तो आप तो समझ जाओगे कि ये वाला सरफेस और इस सरफेस का बहुत आसानी से हम लोग फ्लक्स क्या कर सकते हैं, जीरो, और सिर्फ तीसरे सरफेस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, सिर्फ उसके लिए काम करना होता, तब तो देखो 1 2 3 लाइंस में ये सॉल्व हो गया। तो आपको हो सकता है, एक तो रिजल्ट तो आपको याद रहना ही चाहिए, बोर्ड में हो सकता है आपको ये पूछ ले कि बताओ गॉस बाय यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, तो आप उस समय ये लिख देना। तो आप देखो ये जो सारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं, इसमें मैटर क्या कर रहा है,
बार बार मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि गॉसियन सरफेस आप कैसे अज्यूम कर रहे हो। गॉस लॉ लगाने का मकसद ही यही है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को मिनिमाइज करना, लेकिन गॉस लॉ तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप सही तरीके से 3 डायमेंशनली कैसा सरफेस लेना है ये अज्यूम कर पाओ, उस सिमेट्री के बारे में सोच पाओ। तो अभी तक तो हमने गॉस लॉ का इस्तेमाल करके सिर्फ ये 2 स्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जो ऑलरेडी हम लोग कूलम से कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन अब इस टॉपिक में आपको मैं उन स्ट्रक्चर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के अगले लेक्चर्स में दिखाऊंगा जब उनकी बारी आएगी, जैसे कि सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनफाइनाइट शीट, ये 1-2 लेक्चर के बाद आएगा। तो आपको जो है वहां पे भी आप देखेंगे, उसको तो हम लोग कूलम लॉ से सॉल्व नहीं कर किए थे क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता, लेकिन ये देखना इसको उन स्ट्रक्चर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस बहुत आराम से सॉल्व कर देगा, है ना। तो ये 2 स्ट्रक्चर का तुम लोग पहले जानते थे, तो कंपेयर करने के लिए मैंने आपको दोनों को फिर से आपके सामने कर दिया, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो, ओके। तो बच्चों यहां पे हमने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं आपके लिए, जो कि यहां पे नोट कर लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल क्लोज सरफेस। सब मैंने आपको समझा रखा है, उसको बस मैंने राइट डाउन कर दिया है। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल क्लोज्ड सरफेसेस, बट फॉर इट्स एप्लीकेशन वी हैव टू कंसीडर सिमेट्रिकल सरफेस टू मिनिमाइज कैलकुलेशन। वैलिड हर एक सरफेस के लिए, लेकिन तब भी आप ऐसे ही सरफेस को कंसीडर करेंगे जो कैलकुलेशन करने में आपको कम से कम टाइम लगे, और इसके लिए आपको सिमेट्री देखनी होगी कि स्फेरिकल लेना है, सिलिंड्रिकल लेना है, क्या लेना है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी में मैंने लिखा है, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। देखो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, आप क्लोज सरफेस लोगे, तो वो क्लोज सरफेस किसी पॉइंट चार्ज से पास ना हो जाए। या तो पॉइंट चार्ज सरफेस के अंदर रहे, या तो वो पॉइंट चार्ज सरफेस के बाहर रहे। अगर मान लो किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर से ही सरफेस चला जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी कि हम लोग उस चार्ज को किधर कंसीडर करें, है ना। तो इसलिए याद रखना कि गॉसियन सरफेस पास करते समय ये ध्यान रखना है कि वो किसी पॉइंट चार्ज पे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई पॉइंट चार्ज अगर है तो वो या तो सरफेस के इनसाइड होना चाहिए या तो आउटसाइड। थर्ड में मैंने ऐसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया है कि गॉस लॉ इज मोर फंडामेंटल लॉ एज दैट ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है ना। गॉस लॉ इज मोर फंडामेंटल लॉ एज दैट फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम छूट गया। गॉस लॉ और कूलम लॉ ये दोनों ही फंडामेंटल लॉ है, लेकिन गॉस लॉ को ज्यादा बेसिक कहा जाता है, ज्यादा फंडामेंटल कहा जाता है। इसके पीछे 2 रीजन है। वो क्या रीजन है, और भी रीजन्स है, लेकिन मैंने 2 प्रोमिनेंटली जो रीजन्स थे वो मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे। पहली बात कि कूलम लॉ जो था वो स्पेशलाइज्ड था कि पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा, जबकि गॉस में आपको मैंने आज अप्लाई किया पॉइंट के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए भी। तो गॉस लॉ इस वजह से कि इसको कंडीशंस रिक्वायरमेंट कम है, ये बहुत जगहों पे अप्लाई हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि गॉस लॉ मोर फंडामेंटल एज कंपेयर टू कूलम्स लॉ। और दूसरा एक पॉइंट और मैंने लिखा है जो कि आप तो जान ही रहे हो कि गॉस लॉ रिक्वायर्स लेस कैलकुलेशन एज कंपेयर टू कूलम्स लॉ। मतलब गॉस लॉ में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो कूलम के अपेक्षा कम है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप एक बार राइट डाउन कर दो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके ऊपर अभी बहुत सारी बात और करनी है हमें। मेन अब देखो जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं तुम्हें गॉस की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स के फ्लक्स कैलकुलेट करने में जो क्या सिमेट्री है, सिमेट्री
के ऊपर हम लोग बहुत काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और इसके अलावे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कैलकुलेशन वाली बात है, वो स्फेयर वाली, वो सब भी हम लोग करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ का यूज हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करने में करेंगे, और जहां आपको मैं सिमेट्री के ऊपर और काम करके बताऊंगा। तब तक आप इसको राइट डाउन करके कॉपी में पूरे लेक्चर को रिवाइज करते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिए। समझ गए? ठीक है दोस्तों, थैंक यू।